दोस्तों स्वागत है आप लोगों का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल ओनली रियल लाइफ स्पीकिंग में। मैं दादाजी के साथ आज न्यूज देख रहा हूँ। न्यूज में ऐसा पता चल रहा है कि केरल के एक सांसद हैं जिनका नाम है कुछ ऐसा करके नाम था, उनको पूरा फुल्ली हिंदी नहीं आता। दोस्तों मैं यही कहूँगा कि देश में अपने लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी भी जरूरी है, क्योंकि देश की मातृभाषा हिंदी है। हिंदी को अगर मातृभाषा के रूप में जानना है तो पूरे देश में हिंदी भी पढ़ाई जाना चाहिए, ताकि हम गरीब आदमी अगर बाहर जाए पढ़ने लिखने पढ़ाई करने के लिए तथा नौकरी करने के लिए तो वहाँ पे किसी को दिक्कत ना हो, सब आपस में भाई भाई की तरह बातचीत कर सके। मैं यही चाहूँगा सभी संसद के लोगों से और मेरे सुप्रीम कोर्ट से यही गुजारिश है कि इस बात को पूरे रियल में लिया जाए और इस बात को जाना जाए। दोस्तों चलिए दिखाते हैं हम न्यूज आज का कि किस तरह से वहाँ के संसद के किस तरह से बात करते हैं। देखिए दिखाते हैं दोस्तों आज आप लोगों को, मेरे साथ बने रहेंगे आप लोग। स्टेबलाइज होगी, जैसे स्टॉक मार्केट के लोग इस कॉम्प्रिहेंसिव बड़े बहुमुखी बजट की एक एक गहराई में जाएंगे तो उनको ध्यान में आएगा कि ये कैसे अर्थव्यवस्था को गति देगा, पंख देगा। आज देश के गरीब, देश की महिलाएं, देश के युवा युवती, देश के मध्यम वर्ग सबके लिए अपार अवसर छोड़ दे। उस समय हमें थोड़ा शादी है, सोने की कीमत हो, चाहे हॉल बुक करना हो, चाहे खाने का सामान हो, उसके आंखों से खून निकल रहा है, क्योंकि इन लोगों का दर्द का एहसास नहीं। बोलने दीजिए, बहुत लोगों ने बोला। आप एमएसएमई की बात कर रहे हैं, एमएसएमई में सुधांशु जी आप पता कर लीजिएगा। कल भी मैं बोल रहा था, शोर में दब गया। एक साल में एक एमएसएमई के व्यापारी को, उद्योग चलाने वालों को 170 कंप्लायंसेस फाइल करना पड़ता है। और जीएसटी जो आज से 9 साल पहले आपने गाजे बाजे के साथ घोषणा किया था, तब भी उसका अपर लिमिट 20 लाख था। 9 साल में कहां से कहां चला गया, वो 20 लाख तक ही रह गया। चलिए ठीक है, मैं लौट रही हूं आपके पास। उतना अच्छा हिंदी नहीं आता। देखिए संतोष कुमार जी को भी कहीं जाना है, उनको हमने गाड़ी बीच में रुकवा दिया है। सुनिए बात। सांसद जी आपसे 20 जरा समझना चाहेंगे, अगर प्रधानमंत्री इसको 247 का सपनों का बजट कह रहे हैं, अगर पॉपुलिज्म से और पैसा मतलब जिसको कहते हैं कि अगर अर्थव्यवस्था की मजबूती चाहिए, आपको कहीं ना कहीं सिर्फ दोनों हाथ खोलने से बचना चाहिए, अर्थव्यवस्था के लिए वो बेटर रहता है। आपको नहीं लगता है कि उन पैरामीटर्स पर ये अच्छा बजट है? असल में मैं एक ज्यादा में हूँ, लेकिन मैं आज तक को मैं बहुत मानता हूँ, इसलिए मैं सोचा आपके साथ थोड़ी देर रहेंगे। बात है, मेरा हिंदी भी मेरा ठीक नहीं है, मैं केरल से हूँ। सुनिए, ये अभी पॉपुलेशन के बारे में मेरा कॉलीग सुधांशु जी ने कुछ बताया। बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का राज्य में 10,000 रुपया सभी का अकाउंट में भेज दिया था चुनाव का 1-2 दिन पहले। क्या ये पॉपुलेशन नहीं थे? इसलिए पॉपुलेशन के बारे में बार बार मत बताइए। पॉपुलेशन आप लोग ने बहुत किया, अभी भी कर रहा है। अगर ये बजट के बारे में आप बोलेगा पूछेगा तो एक मान लो केरला के बारे में, मेरे राज्य के बारे में एक आज एक काला दिन है, कुछ नहीं मिला। ये 4,50,000 300 से ज्यादा करोड़ इतना रुपया है जीएसटी से इनका इनकम, सेंटर का इनकम। हमारे राज्य को क्या मिला? बहुत सारा एक्सपेक्टेशन था, 2 केंद्र मंत्री भी है, लेकिन कुछ नहीं मिला। एम्स, आप अंजना जी आपको मालूम, केरल एक विकसित देश है, मतलब राज्य है। और हमारा शिक्षा और हेल्थ सेक्टर में हमारा बहुत बढ़िया हमने दिया, काम किया बहुत सारा। हमको क्या मिला वापस? आप देखिए एम्स, क्या हमको एम्स क्यों नहीं दिया? एम्स नहीं है। और शबरी रेल के बारे में हमने बहुत बताया, हमारा प्रवासियों के बारे में हमने एक प्रोजेक्ट दे दिया, लेकिन हमको असल में कुछ नहीं मिला। असल ये क्या ना, ये पॉलिटिकल एक वेंडटा है। ये लोग बार बार बहुत ज्यादा बोलता रहता है, लेकिन ट्रम्प का सामने इसको कुछ नहीं है। ट्रम्प अगर ये ट्रम्प का रेसिप्रोकल टैरिफ आ गया, हमारे इकोनॉमी को सेव करने के लिए कुछ नहीं इनके पास। ठीक है, जवाब दीजिए सुधांशु जी, सीधा संतोष जी की बात का जवाब दीजिए। आप जो वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं आपने कुछ नहीं दिया, काला दिन बता रहे हैं केरला के लिए। सुधांशु जी जो बीजेपी के नेता है, ये बताएंगे। देखिए मैं कहना चाहता हूँ, क्रिटिकल मिनरल्स में अगर सबसे बड़ा सुनिए सुधांशु जी के पास रिजर्व है तो उसमें से केरल एक है। उड़ीसा और केरल 2 राज्य हैं।
निश्चित रूप से ये जो क्रिटिकल मिनरल का कॉरिडोर बना है ये भविष्य में केरल के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण आधार बनेगा। सुधांशु जी एक मिनट, आप बड़ा मजा की एक मिनट मान लिए, ये जो रेयर अर्थ मतलब हमारा देश राज्य में बहुत सारा है, हमारा बजट में हमने एक प्रपोजल दिया, बिना हमारा राज्य आपको कुछ नहीं कर सकता, इसलिए आपने इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया। ये आपका कोई मतलब क्या सहायता नहीं है, जनरोसिटी नहीं है, ऐसा मत बताइए आप अभी आगे बताइए। जल लीजिए, बोलिए सुधांशु जी। हाँ देखिए, नहीं यहाँ पे मैं आपसे मतभेद रखूंगा। किसी भी राज्य के पास कुछ भी हो, परंतु जब तक केंद्र की योजना का उस वहां पर इंप्लीमेंटेशन नहीं होता, जैसे किसी राज्य के पास कोयला बहुत है पर अगर वहां कोयले की इंडस्ट्री नहीं लगेगी तो उस कोयले का क्या होगा। इनका उदाहरण भी सही है। इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि जो केरल के पास ये इतना अच्छा प्राकृतिक संसाधन है उसको स्थापित करने के लिए ये आवश्यक था। हाँ मैं समझ सकता हूं कि आपके हृदय में इस समय चूंकि चुनाव का वर्ष है और जिस ढंग से तिरुवनंतपुरम में भारतीय जनता पार्टी ने 45 साल कांग्रेस के साथ स्थापित किया है, दैट इज एन ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। बट मैं एक चीज और भी बताना चाहता हूँ अंजना जी, अभी हमारे इनके पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि हम लोग टारगेट सेट नहीं करते, स्पेसिफिक नहीं बोलते, कह देते कैसा होगा। तो सुखदेव भगत जी से लेके राजीव राय जी तक को मैं बता देना चाहता हूं, हमारी मोदी सरकार ने तय किया था कि भारत क्लीन एनर्जी में जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 40% 2030 तक होगी। मगर जानते हो टारगेट कब पूरा हो गया? 2022 में। फिर रिवाइज टारगेट हो गया कि 2030 तक 50% इंस्टॉल कैपेसिटी क्लीन एनर्जी की होगी। वो टारगेट जानते कब पूरा हो गया? 2025 में। हमारी सरकार ने समय से पहले वो टारगेट अचीव करके दिखाए हैं। तो ये मैं बात हवा में नहीं कह रहा हूं कि कोल एनर्जी के साथ क्लीन एनर्जी में भी, और जो 250 गीगावाट का प्रोडक्शन केवल सोलर एनर्जी के द्वारा करके 2025 पे वो टारगेट पूरा कर लिया जो कि 2030 के लिए टारगेट रखा गया था। अब वो सारी बातें बहुत स्पेसिफिक, बहुत सारी वन बाई वन बताई जा सकती है, पर एक और मैं बात कहना चाहता हूं। आज के समय में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांशतः सरकारी बैंक हैं, तो बैंकिंग सिस्टम के रिफॉर्म के लिए भी एक एपेक्स कमेटी के गठन का जो विचार इसमें रखा गया है। तो भारत के आर्थिक व्यवस्था के जितने भी अलग अलग आयाम हैं उन सारे के द्वारा किस प्रकार से आगे लाया जा सकता है, मुझे लगता है इस बजट में उसकी बहुत व्यवस्था की गई। और राज्य स्पेसिफिक की बात है तो अंजना जी मैं आपको एक और बात भी कह दूं, जल्दी जो बात इन्होंने कही बिहार के लिए, तो 2024 के चुनाव, ये 2024 के चुनाव के बाद जो बजट आया हमारा, पर आप दे रहे हैं ना 10,000 दिल्ली में ये हल्ला मचा रहे थे। अरे चुनाव के पहले तो देते ही है ना सुधांशु जी, आप लोग हर जगह हर राज्य में यही हाल है। कहीं लाड़की बहन, कहीं मेरी बहन, कहीं यही तरीका हो गया अब चुनाव जीतने का। अंजना जी सुनिए, अगर केवल पैसे देने से जीत जाता तो अलग था। महिलाओं के उत्थान के लिए हमारी एक सोची समझी नीति है। नीतीश कुमार जी की सरकार आने के तुरंत बाद जो लड़कियों को साइकिल देने की व्यवस्था की गई, स्कूल रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया गया, और लॉ एंड ऑर्डर के द्वारा जो अच्छा होने से सर्वाधिक लाभ मिलता है तो महिलाओं को। मध्य प्रदेश की हमारी सरकार ने शिवराज सिंह चौहान जी के जमाने में जब लाडली लक्ष्मी योजना लाए थे, मामू नाम उनका तभी पड़ा था। चाहे उत्तर प्रदेश में सरकार हो, जब से लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुआ, एक बहुत बड़ा कारण महिलाओं के सपोर्ट का यह भी होता है कि हमारी सरकारों में लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहता है, अपराधी नियंत्रित रहते हैं, और ये एक बहुत बड़ा कारण बनता है। और मोदी जी के नेतृत्व में फिर चाहे वो उज्ज्वला योजना जल्दी से बोले, फिर मैं बाकियों के पास आ रही हूं। शौचालय से लेकर आप कैसे बोलिएगा? आप भी मुफ्त की दुकान खोलते हैं कर्नाटक में, कांग्रेस पार्टी कौन सी अछूती? और जैसे इनका 10,000 वाला जोर पकड़ने लगा तो तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया कि हम 14 जनवरी को देंगे इतना रुपया, एक ही साथ दे देंगे महिलाओं को। तो सबका तो एक ही हाल है। अंजना जी आप लोगों ने देखा दोस्तों किस तरह से तमिलनाडु केरल के सांसद संतोष कुमार जी को उतना हिंदी नहीं आता था। इसलिए मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि हिंदी को एक राष्ट्रभाषा के रूप में जाना जाए और पढ़ा भी जाए। सभी भाषा को जानने के साथ साथ हिंदी को भी जानना चाहिए लोगों को। मैं ऐसा अपील करूंगा सुप्रीम कोर्ट से, तथा इस वीडियो को जोरदार शेयर करें और ताकि सभी ये वीडियो शेयर होते हुए सांसद जी के पास पहुँचे, हमारे सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, ताकि वहाँ मैं अपनी वाणी रख सकूँ। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय राधा रानी।